Hello, dear students. So, this is chapter Human Health and Disease, and three parts of this chapter is already made. This is the fourth part, in which today we will discuss allergy. That what is allergy? Allergy is actually the एक एक्स्ट्रा एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स है, अननेसेसरी रिस्पॉन्स जो कि इम्यून सिस्टम देता है, विच इज़ गिवन बाय द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस। अब ये एंटीजेंस कोई भी वायरस हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी फंजाई हो सकता है, ठीक है। तो जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स देता है ना। तो दैट process is called as allergy. तो how we will define the allergy कि X aggregated response of the immune system to certain antigens present in the environment। अब ये environment में कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, कोई भी pollen grain या dust particles भी हो सकते हैं। तो the substance to which allergy is produced, वो सब्सटेंस जिसकी वजह से एलर्जी प्रोड्यूस हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, मान लो किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को स्मेल से एलर्जी है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को एलर्जेंस कहते हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एलर्जेंस। जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होते हैं इसके अगेंस्ट, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन गया है, एंटीजन एंटर्ड किया है, यानी एलर्जन गया है, तो अब हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स देती है। तो कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है रिस्पॉन्स टू एलर्जी? इम्यूनोग्लोबुलिन ई। आईजी का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन ई टाइप। अब एलर्जी किस लिए होगी? एलर्जी विल बी ड्यू टू रिलीज ऑफ सम केमिकल। हमारी बॉडी ही रिलीज़ करती है इसको, लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स, राइट। सो इस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है। अब अगर हमें इफ़ वी वांट टू डिटरमिन द कॉज ऑफ एलर्जी, तो पेशेंट इज़ एक्सपोज्ड टू और इंजेक्टेड विद स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस। अगर मतलब किसी ने चेक करना है कि किस सब्सटेंस से एलर्जी हो रही है, तो पहले आपको उस सब्सटेंस से एक्सपोज्ड होना पड़ेगा। एक्सपोज्ड का मतलब है कि मान लो यू वांट टू चेक इट आउट कि किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, तो आपको वो टेस्ट खुद ही करना होगा, ठीक है, या फिर डॉक्टर करते हैं। स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जन एंड रिएक्शन स्टडीज़। मान लो किसी को डस्ट से एलर्जी है, तो वो नेचुरली अपने आप अंडरस्टूड है कि डस्ट से एलर्जी हुई है। अब यहाँ पे हमारी बॉडी एक्स्ट्रा इम्यून रिस्पॉन्स देती है, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन प्रोड्यूस होते हैं, तो इसके लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग्स आती हैं, लाइक एड्रीनलिन एंड स्टीरॉइड्स। क्विकली ये क्या करते हैं? एलर्जी के सिम्टम्स को रिड्यूस करते हैं। अब फिजियोलॉजी क्या है? व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ एलर्जी? कि जो हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन है, मोस्टली वो मास्ट सेल से सिक्रीट होते हैं। मोर सिक्रीशन ऑफ हिस्टामिन, ये दोनों चीज़ें हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन मास्ट सेल सिक्रीट करेंगी, एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज़ विल बी देयर इनसाइड द बॉडी, जो आपका इम्यून सिस्टम खुद प्रोड्यूस करता है इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन एंटीजन और एलर्जन। अब यहाँ पर देखो, एंटीजन क्या है? एलर्जन को ही एंटीजन बोल रहे हैं, ठीक है, जो बाहर से आपकी बॉडी में एंटर किया है। नाउ मैनिफेस्टेशंस, मतलब आपके बॉडी के अंदर कैसे क्या क्रिएट कर सकते हैं ये एलर्जेंस? ब्रोंकियल अस्थमा। आपको पता है कि आपके लंग्स के अंदर ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू एयर अंदर जाती है लंग्स के अंदर, तो उसके अंदर अस्थमा हो जाए, ब्रोंकियल अस्थमा। इट इज़ अ कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जी। बहुत कॉमन है ये एलर्जी, जो डस्ट पार्टिकल से हो सकती है, एंड इट इज़ एन एलर्जी ऑफ लंग्स। लंग्स में होने वाली एलर्जी है। जब एलर्जन एंटर्स करते हैं इनसाइड द बॉडी, एलर्जन और एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर करें बाय इनहेलेशन। अब आपको पता है ब्रीदिंग की दो प्रोसेसेस होती हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन के थ्रू जब आप एयर को अंदर लेते हैं तो एलर्जन भी साथ में चला जाता है, एंड फिर वो क्या कॉज करेगा? ब्रोंकियल अस्थमा कॉज करेगा। सिम्टम क्या है? अगर किसी को ब्रोंकियल अस्थमा है,
अस्थमा है तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, एक तो कफिंग, काफ़ी ज़्यादा खांसी आएगी, एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, एंड मेनली ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, जिस टाइम पे आप सांस को बाहर छोड़ रहे हो यानी एक्सपिरेशन कर रहे हो उस टाइम पे एक वीजिंग साउंड आएगी, मतलब एक विसल टाइप की साउंड आएगी, जो कि मेन सिम्टम है ब्रोंकियल अस्थमा का। तो क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन एंड क्योर क्या है इस चीज़ का, व्हाट इज़ द प्रिवेंशन एंड क्योर? अवॉइडिंग एक्सपोजर टू फॉरेन सब्सटेंस, अगर आपको पता है कि आपको इस चीज़ से एलर्जी है तो आप उससे दूर रहो, ठीक है। अवॉइड करो एक्सपोजर टू द फॉरेन सब्सटेंस और एलर्जन इज़ द बेस्ट, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रिवेलिंग मेजर है, ठीक है। दवाइयाँ लेना तो इज़ द सेकेंडरी थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अवॉइड द एक्सपोजर ऑफ एलर्जन। दूसरा हाइपर सेंसिटाइजेशन, अगर हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा एंड सेंसिटाइजेशन मतलब सेंसिटिविटी, हाइपर सेंस, जैसे ही आप स्मॉल डोज ऑफ स्पेसिफिक एलर्जन जाएगा तो हाइपर सेंसिटाइजेशन इज़ द अदर प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। एंटीबायोटिक थेरेपी भी कर सकते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर रिमूविंग द इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, एंड यूज़ ऑफ ब्रोंको डायलेटर ड्रग्स। अब इस ब्रोंकिया आपके लंग्स में एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं एलर्जन की वजह से। अस्थमा के अंदर क्या होता है, एक्सेस आपके लंग्स के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होने लगता है, चेस्ट कंजेशन हो जाता है, तो उस टाइम पे हम कोई ऐसी एंटीबायोटिक लेते हैं जिससे जो ब्रोंकाई है, जो कि एक तरीके से पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू एयर पास हो रही है, वो सिकुड़ गई है तो हमें उसे फैलानी है, इस फैलाने की प्रोसेस को डायलेशन बोलते हैं। तो हम कोई ब्रोंकियो डायलेटर ड्रग लेंगे जिससे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है वो वापस से डायलेट हो जाए, यानी ओरिजिनल शेप में आ जाए, फैल जाए वापस से। या फिर इन्हेलर भी लेते हैं जिसके अंदर ड्रग होती है फॉर सिम्टोमेटिक रिलीफ, है ना, थोड़ी देर के लिए रिलीफ के लिए वैसोडाइलेटर ड्रग ले सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ वैसोडाइलेटर ड्रग्स के नाम बताऊंगी जो हो सकता है। हे फीवर, हे फीवर क्या है कि ये जैसे कुछ पॉलन ग्रेन्स हो गए जो फ्लावर्स से निकलते हैं, ठीक है। जो पॉलिनेशन होना होता है तो फ्लावर जो है वो पॉलन ग्रेन रिलीज़ करते हैं। पॉलन ग्रेन इज़ अ पाउडरी सब्सटेंस जो कि पॉलिनेशन करवाता है, तो इसे हे, इसकी वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो दैट इज़ हे फीवर। म्यूकोसा ऑफ आइज़ एंड अपर रेस्पिरेटरी पासेस, आपका जो नाक के आसपास का एरिया है, ठीक है, आइज़ की म्यूकोसा, ये हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं, आँखों से पानी बहने लगेगा, नाक से वाटरी फ्लूइड निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हे फीवर, दिस इज़ कॉल्ड हे फीवर। इसके बाद है एक्जिमा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डर्मेटिटिस। अब यहाँ पे रेडनिंग ऑफ स्किन, अब कुछ लोगों की स्किन रेड होनी शुरू हो जाती है, स्किन पे रैशेस पड़ने शुरू हो जाते हैं, टाइनी ब्लिस्टर्स हो जाएंगे, छोटे छोटे फफोले जिनको बोलते हैं वो हो जाएंगे अंडर द स्किन कॉल्ड वेसिकल्स। अब स्किन जो है वो ड्रॉप्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्केलेसो, ठीक है, स्किन धीरे धीरे फिर निकलनी शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनिफेस्टेशन। एक टर्म होती है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और इम्यूनिटी आपको पता ही है, इम्यूनिटी इज़ द नेचुरल एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट विद द इन्फेक्शन। जब भी व्हेन द इम्यून सिस्टम डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, वैसे हमारी बॉडी के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ को डिस्क्रिमिनेट कर ले, पहचान ले कि भाई क्या मेरा है और क्या बाहर से आया है। So, when the immune system does not discriminate between self and non-self antigen, तो antibodies are formed against the self। कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक अजीब सी प्रोसेस होनी शुरू हो जाती है, जो एंटीबॉडीज़ है ना, हमारे हमारे अंदर जो कोई सब्सटेंस अगर प्रेजेंट है तो उसी के लिए, वैसे तो बाहर से जब कोई सब्सटेंस एयर के साथ या ड्रॉपलेट्स के साथ एंटर करता है उसके लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, लेकिन कई बार बॉडी सेल्फ एंटीजन के लिए
ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। तो इसे बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी, खुद के लिए इम्यूनिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देना। सो दीज एंटीबॉडीज़ तो फिर ये क्या करेंगे, सेल्फ एंटीजन्स को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, ठीक है, एंड सेल्फ बॉडी के सेल्फ टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो है वो अपनी खुद की बॉडी के एंटीजन्स को के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है, इस प्रोसेस को ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं। इसी की एग्जांपल है रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, एक हड्डियों की डिजीज़ जिसमें बोन्स वीक हो जाती हैं, बोन्स में पेन होता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग द पॉइंट, कि बॉडी खुद के इनसाइड द सेल्फ एंटीजेंस के लिए ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लग जाए, सेल्फ टिश्यूज़ को डिग्रेड करना शुरू कर दे, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दे, तो दिस इज़ ऑटो इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, अब बॉडी के अंदर क्या कौन सा इम्यून सिस्टम होता है, क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन्स, टिश्यूज़, cells and soluble molecules like antibodies immunoglobulins present होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीबॉडीज़, शॉर्ट में उसे AB बोलते हैं या फिर IG बोलते हैं। तो इनको इम्यून सेल्स भी कहते हैं बिकॉज ये हमारे इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। तो इम्यून सिस्टम जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जिक रिएक्शंस के अंदर, ऑटो इम्यून डिजीज़, अच्छा जैसे ऑटो इम्यूनिटी होती है तो ऑटो इम्यून डिजीज़ भी होती हैं, एंड इवन ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन में भी इम्यून सिस्टम का बड़ा रोल होता है। व्हाट इज़ ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन, अगर इफ़ एनी ऑर्गन ऑफ योर बॉडी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली तो न्यू ऑर्गन शुड बी ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम द डोनर, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी का भी डोनर का ऑर्गन लेके वो ट्रांसप्लांट कर देते हैं, नंबर ऑफ थिंग्स शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसप्लांटेशन, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ दिस लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड ऑर्गन क्या है आपके बॉडी के अंदर, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स हैं where origin or maturation and proliferation of lymphocytes takes place। अब lymphocytes क्या हैं, what is lymphocytes, please, it is a very basic question actually which we are studying from the class 9th। so lymphocytes comment section में आप मैसेज करिए कि व्हाट इज़ लिम्फोसाइट, अगर आपको लिम्फोसाइट्स पता है तो।